हाय दोस्तों, दीप ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपना केमिकल काइनेटिक का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका डेरिवेशन भी सीखे थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, हाफ़ लाइफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार हाफ़ लाइफ टाइम क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए ज़ीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, एक सेकेंड ऑर्डर भी होता है। हालांकि सेकेंड ऑर्डर के आगे थर्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर होता है। लेकिन फिर भी सेकेंड ऑर्डर का कभी कभी यूनिट पूछ देता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इन तीनों का यूनिट एक साथ लिख लेते हैं एक जगह। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर लिखा जाए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीन कॉलम हम लोग बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, और दूसरा कॉलम रहेगा रेट का, और तीसरा कॉलम रहेगा यूनिट का, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। तीन कॉलम हम लोग बना लेते हैं, तीन कॉलम रहेगा, और तीनों कॉलम को हम लोग जान लेंगे कि इन तीनों कॉलम में क्या होता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एग्ज़ाम में भी आ जाता है। जैसे जो भी हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, कुछ भी हुआ, सब में आ जाता है। देखिए, तो पहले में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, पहला हम लोग का रहेगा फर्स्ट, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, पहले जीरो से स्टार्ट रखेंगे। ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो हमारा ज़ीरो ऑर्डर होता है। तो ज़ीरो ऑर्डर में क्या होगा, हमारा जो रेट होगा आर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ये इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और इसके पावर में ज़ीरो लिखेंगे। अब रिएक्टेंट के पावर में ज़ीरो लिखने का मतलब होता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है ये क्या करता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर का सिंबल है, ऐसे पहचान लेंगे। अब इसका यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आपका यूनिट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो केवल और केवल एक कंसंट्रेशन पे, यानी ओनली वन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, केवल एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के, लेकिन इसके पावर में क्या रहेगा, वन लिखेंगे। पावर में वन लिखने का मतलब होता है कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट मैंने आपको बताया था कि इसका यूनिट होता है टाइम इनवर्स। अब यहाँ पे टाइम इनवर्स लिखा गया है, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेकेंड के पावर में -1 लिख सकते हैं, मिनट के पावर में -1 लिख सकते हैं, और हावर के पावर में -1 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। अब मान लीजिए हम लोग तीसरा लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, आर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के, लेकिन ए के पावर में कितना इस बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यानी इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या करेगा, दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, यानी इसके पावर में क्या होगा, 2 होगा। तो यानी पावर में 2 होगा, तो हम यहाँ पे a लिख देंगे और दूसरा यहाँ पे b लिख देते हैं। x के पावर में 1 होगा कि इसके पावर में 1 होगा। अब इनका जो पावर है इसको ऐड कर देंगे, यानी पावर है 1 + 1, तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हमारा लीटर मोल। यस, अब यहाँ पे -1 लगाइए, m के पावर में, s के पावर में -1 लगाइए, ये देखिए इसका यूनिट है। तो इन तीनों का यूनिट आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, और बारी बारी से इसको आप भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूनिट हो गया। तो ये आपका ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर,
जीरो ऑर्डर का यूनिट है, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है और ये सेकेंड ऑर्डर का यूनिट है। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, आखिरकार हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जाए, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपको पता होता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं बड़ा ही अनस्टेबल होते हैं, तो उनके न्यूक्लियस में हमेशा डिकम्पोजिशन होता है। जब न्यूक्लियस में डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रेज निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो मान लीजिए मैं कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेता हूँ जैसे यूरेनियम, और मान लेते हैं कि यूरेनियम का लाइफ टाइम है 365 दिन। तो अगर हम 1 किलो यूरेनियम लेंगे तो ठीक 365 दिन बाद वो यूरेनियम कितना बचेगा, आधा किलो। इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। यानी जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का आधा बचेगा वो उसका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। कोई भी रिएक्टेंट जितने समय में अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा बचता है वही उसका हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयु काल कहलाता है। अब इसी लैंग्वेज को हम लोग लिख लेंगे और इसका एक छोटा सा फार्मूला है डिराइव कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग हाफ लाइफ टाइम। आखिरकार हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। यहाँ पे केमिकल काइनेटिक में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ टाइम इसको कहते हैं अर्ध आयु काल। अब आखिरकार अर्ध आयु काल क्या होता है, तो देखिए जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे उसका अर्ध आयु काल कहते हैं। ये हो गया, यानी जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे उसका अर्धायु काल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैं यूरेनियम लेता हूँ, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92। यूरेनियम एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि इसका लाइफ टाइम कितना है, इसका लाइफ टाइम है 365 दिन। तो इसका लाइफ टाइम मान लिया कि 365 दिन है। तो अब मान लीजिए हम 1 किलो यूरेनियम लेते हैं, 1 kg यूरेनियम, तो ठीक 365 दिन बाद ये कितना बचेगा, 500। जस्ट अपने पहले वाले कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये होता है अर्धायु काल। अब इसी को हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाफ टू दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ये वही बात लिखा गया है कि जितने समय में कोई अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है वो उसका अर्धायु काल कहलाता है। अब देखिए इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। तो उससे पहले आप देखिए कि आप बताइए कि आपको फर्स्ट ऑर्डर का जब डेरिवेशन कराया गया था तो लास्ट में एक छोटा सा फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला क्या आपको याद है? फार्मूला यही था, K = 2.303 अपान में T, फिर log 10 A अपान में A - x। ये आपका फार्मूला था। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग था। तो अब यहाँ पे देखिए
कि हाफ लाइफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या क्या हमारा हाफ होगा जरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ए है, ए तो एज इट इज रहेगा ए के फॉर्म में। अब ये जो कंसंट्रेशन हमारा चेंज हुआ था इसी को हमको हाफ करना है। तो हमारा a माइनस एक्स था, तो इसको हम लोग हाफ करेंगे तो लिखेंगे a/2। उसके बाद t हमारा है, तो t जो हमारा था ये भी देखिए यहाँ पे 365 दिन था, तो 365 दिन बाद मतलब आधा बचा, तो हम लोग टाइम को भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो टी को भी हाफ कर देंगे। या को टी को ऐसे हाफ कर दें या तो टी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो वैल्यू आपका लिखा गया है यहाँ पे, ये जो इतना वैल्यू आपका लिखा गया है, इस वैल्यू को, इस समीकरण को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करिए, यानी दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए पुट करते हैं, चलिए क्या लिखा गया, के लिख दिया गया, आगे इक्वल टू का साइन लगा, वो भी लगा, फिर क्या लिखा गया है 2.303 अपान में। अब टी था तो टी की जगह हमको क्या लिखना है, टी हाफ, चलिए टी हाफ लिखते हैं, टी हाफ। आगे क्या है log 10। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ए लिखा गया है, अब आप उस ए को एज इट इज लिखिए, ए हो गया। अब नीचे क्या है a माइनस एक्स, तो a की जगह, a माइनस एक्स की जगह क्या है a/2, अब इसको लिखिए a/2, बस इतना करना था। और यहाँ पे log 10 है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए a से a कैंसिल, तो a से a कैंसिल तो क्या होगा, k इक्वल टू 2.303, फिर t हाफ, इतना आपको क्लियर होगा। आगे यहाँ पे है log 10, अब ये तो कट गया, ये 2 चला जाएगा पावर में, यानी अब हमको क्या चाहिए, log 2 का वैल्यू चाहिए। तो आप ज़रा देखिएगा, जो log 2 होता है, log 2 इसका वैल्यू क्या होता है 0.3010, ये log 2 का वैल्यू होता है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखिए, तो क्या होगा k इक्वल टू 2.303, अब इसको लिखते हैं इंटू 0.3010 अपान में टी हाफ, ये हो गया। तो अब अगर इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपान में टी हाफ, ये आपका फाइनल इक्वेशन बना। अब यहाँ पे इसी को हम लोग ऐसे चेंज भी कर सकते थे कि इसको यहाँ लिख लें, तो हमारा क्या हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान में के, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। ये देखिए आपका था, तो कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें चेंज करना था, वैल्यू को पुट करना था, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा ये हो जाता आसानी से। तो ये हमारा था टोटल अर्धायु काल यानी हाफ लाइफ टाइम। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब एक टॉपिक इसी में हम लोग और देख लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आखिरकार मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, आखिरकार मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन बड़ा ही फेमस टॉपिक है। ये भी एक बात आप जानिएगा कि अगर कहीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो उसको तो हम लोग देख के नहीं पहचान सकते क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली, लेकिन आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जरूर बता सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वही होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, सीधा सीधा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एनी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, बात खत्म। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग मॉलिक्यूल चेक करेंगे रिएक्टेंट के साइड का चेक करेंगे, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मॉलिक्यूल कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट में, तो आपको रिएक्टेंट का साइड का मॉलिक्यूल चेक करना है, यानी LHS, RHS नहीं चेक करना है। चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, या इसी को केवल शॉर्ट में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी जरा समझिएगा, हिंदी में बोलते हैं आणविकता। आणविकता
या फिर इसी को बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता, बात एक ही है। ये हो गया। अब देखिए पहले इसको लिखते हैं क्या होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट in any chemical reaction in elementary step is called molecularity of the reaction। इसी को अगर हम लोग हिंदी में लिख दें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के संख्या को आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। बस ये आपका हो गया। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारे अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में, वो रिएक्टेंट के साइड में लेते हैं, तो आपको रिएक्टेंट के साइड का मॉलिक्यूलरिटी चेक करना है। बस उसके बाद हम लोग बता देंगे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल देखिएगा, एक एक करके चेक करेंगे। पहला मान लीजिए लिया जाए यहाँ पे C12H22O11, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। देखिए इस कंपाउंड का नाम है सुक्रोज, जिसको हम लोग चीनी कहते हैं, या चीनी का दूसरा नाम होता है टेबल शुगर। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका क्या है, वाटर। तो मान लीजिए जब हम लोग चीनी को पानी में डालते हैं, यानी सुक्रोज को जब पानी में डिसॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, सीधा सीधा बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यानी क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये आपका बना ग्लूकोज, ये आपका बना फ्रक्टोज। ये आपका साइड कौन सा है, रिएक्टेंट। ये आपका साइड कौन सा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड को क्या कहते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट के साइड को क्या कहते हैं, RHS राइट हैंड साइड। अब आपको चेक क्या करना है, LHS के साइड में कितने एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जरा चेक करिएगा। तो इस साइड में पहला तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरा वाटर के। अब आप ये मत सोचिएगा कि एरो का जो H+ वो भी चला जाएगा, नहीं, हम लोग कैटलिस्ट को काउंट नहीं करेंगे, कैटलिस्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो ऐसा ही बाहर निकल जाता है बाहर। तो कैटलिस्ट को काउंट नहीं करना है। तो यानी इस केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, 2। तो यानी इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना बना, मॉलिक्यूलरिटी 2 बना। देखिए मॉलिक्यूलरिटी को तो हम लोग देखते ही पहचान लेंगे। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, आप उसका मॉलिक्यूलरिटी बताइएगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बताएंगे। चलिए एक एक करके मैं लिखता हूँ। पहला देखते हैं, N2 + O2, 2NO, H2 + Cl2, 2HCl, H2 + I2, 2HI, N2 + 3H2, 2NH3, पाँचवा 2KClO3, MnO2 लेंगे, हीट करेंगे, 2KCl + 3O2। छठा लिखते हैं यहाँ पे, छठा हमारा हो जाएगा N2O5, हीट करेंगे, N2O4 O2। सातवां लिखते हैं CH3COO
C2H5, यहाँ पे इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा, यहाँ पे CH3COOH प्लस C2H5OH। फिर इसके बाद यहाँ पे 8वां C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट 9वां, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है एक एक करके, आप हमको बताएंगे कि इनका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, एक एक करके हम लोग टेस्ट करेंगे यहाँ पे। आइए 9वां लिखते हैं। 9वां हमारा रहेगा 6O2 प्लस 12H2O। फिर उसके बाद 12H2O। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये आपका बनेगा। यहाँ पे हमारा लाइट हो सकता है और भी तमाम प्रकार के एक्टिविटी होते हैं। यहाँ पे 10वां रिएक्शन देखते हैं 10 वाला। अब मान लीजिए यहाँ पे 10वां रिएक्शन देखते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे 10वां रिएक्शन में क्या लिखा जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं NH4NO2 हीट करेंगे 2H2O प्लस N2। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 रिएक्शन लिखा गया है, आपको 10 रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले का चेक करते हैं। अब अगर हम पहला वाला रिएक्शन चेक करें, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे, तो पहले रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बना 2, बस इतना ही आपको बताना है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना 1 + 1 2। यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 है, यहाँ भी मॉलिक्यूल 1 है, तो क्या बना 2। यहाँ मॉलिक्यूल नाइट्रोजन तो 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है 3 मॉलिक्यूल है, तो यानी टोटल क्या हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए 2 के ClO3 के कितने मॉलिक्यूल है, 2 है, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या बना 2। N2O5 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या बना 1 बना। इसका देखिए इथाइल एसीटेट के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 इसके मॉलिक्यूल, 1 वाटर का मॉलिक्यूल, टोटल क्या बना 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गया। अब आगे आते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कितना हुआ 7, तो यानी मॉलिक्यूलरिटी क्या बना 7 बना। का ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल, वाटर का 12 मॉलिक्यूल, यानी 12 6 18, मॉलिक्यूलरिटी कितना पहुंच गया 18 पहुंच गया। आगे अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया 1, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 1। अब एक बात समझिएगा, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में केवल 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा। केमिकल रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा। केमिकल रिएक्शन में 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा। केमिकल रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 4 होगा। केमिकल रिएक्शन में 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 5 होगा। 6 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 6 होगा। 7 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, मॉलिक्यूलरिटी 7 होगा। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी 2 3 4 5 6। अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारा 2 हो गया तो उसको हम लोग डाई के नाम से भी बोल सकते हैं, 3 हो गया तो ट्राई भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे नाम हम लोग दे सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे पहचाना जाता है, पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोग ये सीखे थे कि यूनिट क्या होता है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का। 0 ऑर्डर का यूनिट होता है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का टाइम इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ये 3 यूनिट हो गया। फिर हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो जितने समय में कोई भी रिएक्टेंट अपने कंसंट्रेशन का जितना बचेगा वो उसका क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे वो उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा। तो आपको इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और फिर अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।